अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। सबसे पहले बात करेंगे एशिया कप के हवाले से, क्योंकि एशिया कप में जो है क्रिकेट का मैदान जो है वो सज गया है और एशिया कप T20 2025 का इवेंट जो आगे बढ़ रहा है, खेल के मैदान से ज़्यादा सियासत और हट दर्मी खबरों का जो है मरकज़ बनी हुई है। भारतीय रवैया और यक तरफा फैसलों ने टूर्नामेंट को मुतनाज़ा बना दिया है। कई माहिरीन के मुताबिक भारत क्रिकेट कवानीन और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को यकसर भुला चुका है। दूसरी जानिब ग्राउंड में श्रीलंका की शानदार कारकर्दगी ने अफगानिस्तान को इवेंट से बाहर कर दिया। अबू धाबी में खेले गए मैच में श्रीलंका ने 170 रन का हदफ सिर्फ 4 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में हासिल कर लिया और यूं सुपर 4 मरहले में जगह बना ली। अफगानिस्तान का सफर मोहम्मद नबी की बुर्क रफ्तार निफ सेंचुरी के बावजूद खत्म हो गया। श्रीलंका मुसलसल 3 फतुहात के बाद ग्रुप बी में सरफहरिस्त है, जबकि बांग्लादेश भी सुपर 4 में शामिल हो गया है। अब सबकी नजरें 21 सितंबर को खेले जाने वाले पाक भारत टाकरे पर मरकूज है। ये मैच इवेंट का सबसे बड़ा मार्का तस्वर किया जा रहा है। दोनों रवायती हरीफ एक से ज्यादा बार एशिया कप के फाते रह चुके हैं। एक बार फिर इनके दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। पाकिस्तानी टीम को जहां बॉलिंग में शाहीन शाह आफरीदी जैसे मैच विनर पर भरोसा है, तो वहीं बैटिंग लाइन पर अब तशवीशनाक हद तक दबाव है। ओपनर साइम अयूब मुसलसल तीसरी बार 0 पर आउट हो गए हैं और सोशल मीडिया पर सख्त तनकीद का निशाना बने हुए हैं। ये सूरत हाल कौमी टीम के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। कप्तान सलमान अली आगा कहना है कि टीम हर तरह के चैलेंज के लिए तैयार है और भारत के खिलाफ मैच में खिलाड़ियों का जज्बा जीत का अज़म रखता है। एशिया कप के इस नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान की कारकर्दगी और भारत की हरदर्मी ने क्रिकेट के शायकीन को एक बार फिर जो है खेल की बजाय सियासत के गिर्द घुमा दिया है। तो सारी सिचुएशन पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान, जिनको मैं शो में वेलकम कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, क्या हाल है? बखैर है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, सुबह बखैर तो हो गई है, लेकिन क्या पाकिस्तान की खैर है अभी आगे आने वाले मैच में? क्या कहेंगे? देखिए, मुश्किल है और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हरा नहीं सकता, लेकिन जब आप जायजा लेते हैं तो फिर उसमें एक पाकिस्तानी की हैसियत से तो आपकी ख्वाहिश ये होती है कि कहीं भी पाकिस्तान खेल रहा हो उसको कामयाबी मिले, लेकिन नहीं मिलती। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम से इन दिनों अहम टीमों या बड़ी टीमों या मजबूत टीमों के खिलाफ पाकिस्तान इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा है जितनी पाकिस्तान को खेलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हम आपसे जायजा लें हाफिज इमरान साहब, बिकॉज आपकी बात जो है बहुत बैलेंस आउट होती है इधर। मुझे ये बताइएगा कि साइम अयूब की परफॉर्मेंस में क्या कहेंगे? 3 बार वो 0 से वापस पवेलियन लौट गए हैं और अगर हम पाकिस्तान की ओपनिंग ऑर्डर की बात करें तो हमारे पास तो कुछ नजर नहीं आ रहा। देखिए, जहां तक साइम का ताल्लुक है, ये पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज खेल रहा था और उसमें एक गलती हुई थी विकेटों के दरमियान दौड़ने की, जब वो फखर जमान के साथ बैटिंग कर रहे थे। वो एक जहां पर मुझे अपना में मेरी राय पूछी है, वैसे तो क्रिकेट के जो माहिरीन है, कोचिंग स्टाफ है, वो इस पर बहुत बेहतर अपना राय रखती होंगे और इजहार भी कर सकते होंगे, लेकिन जो एक चीज मुझे नजर आई थी, रनिंग बिटवीन विकेट, जब वो विकेटों के दरमियान दौड़ रहे थे, एक रन था, फखर जमान को विकेट के दरमियान में से, पिच के दरमियान में से वापस जाना पड़ा, उन्होंने वापस भेजा, फिर ओवर थ्रो हुआ और उस पर भी रन हो सकता था, लेकिन साइम खड़े रहे, वो हिले नहीं अपनी जगह से। तो वो एक चीज है जो आज तक मुझे सवाल है मेरे ज़हन में कि कितने आप ज़हनी तौर पर गायब कैसे हो सकते हैं कि जब आपने नया बॉल खेलना है, आपने फ्रेश विकेट पर खेलना है, आपने बिल्कुल ताजा दम बॉलर्स का सामना करना है, तो आपको तो बहुत ज्यादा आपका दिमाग तेजी के साथ चलना चाहिए। तो मुझे तो वहां से लग रहा है कि शायद वो बैटिंग करते हुए या मैच या क्रिकेट खेलते हुए, बिलखुसूस बैटिंग करते हुए, वो उस जगह पर नहीं होते हैं जहां पर किसी भी बल्लेबाज को होना चाहिए। बाकी 3-0 है या 4-0 है, नहीं होना चाहिए, सलाहियत उनमें मौजूद है। इसके साथ उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है ये उनकी टीम मैनेजमेंट बेहतर बता सकती है, लेकिन जब आप इंडिया के खिलाफ भी मैदान में उतरे तो आप देखें कि वो आउट कहां पर हुए, वहां पर फील्डर कौन खड़ा हुआ था, वो किस तरह से हवा में खेल रहे हैं, सारे शॉट्स हवा में खेलते हुए आउट हो रहे हैं। तो ये उनको खुद देखना है कि उनकी शॉट सिलेक्शन क्या होनी चाहिए। लेकिन वो एक जो रन आउट था फखर जमान हुआ नहीं, वो जो इनका रिएक्शन था उस पर, और उसके बाद जिस तरीके से वो शॉट खेल रहे हैं, वो बेहतर
ज़हनी तौर पर उस जगह पर नहीं लगते जहां पर उनको होना चाहिए। मेरा अच्छा, आपको लगता है हाफिज के ये प्रेशर है, ये जो सियासत हो रही है, जो इतनी ओपोनेंट किस्म की जो बातें आ रही हैं डिफरेंट जगहों से, तो ये पाकिस्तान टीम के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है? देखिए ना, मैं ये तो मानने को तैयार ही नहीं। हम रोजाना घर से निकलते हैं, 3500 किस्म के दबाव हमारे ऊपर भी होते हैं, और हर प्रोफेशनल जो अपने घर से काम के लिए निकलता है उसके ऊपर 7500 दबाव होते हैं, जिस दबाव का इन खिलाड़ियों को सामना नहीं होता। देखें, फिक्रे मुआश सबसे बड़ा दबाव होता है, इन खिलाड़ियों के ऊपर वो नहीं है, पहली बात। दूसरा ये है कि आप हाईएस्ट लेवल पर जब परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो आप दुनिया 25 करोड़ लोगों में से 11 लोग खेल रहे होते हैं ना, तो आपका जो दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत है या जो अहलियत है वो तो बहुत ही मुख्तलिफ होनी चाहिए। क्या दबाव पड़ना है जी कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान टीम के बारे में क्या सोच रहे हैं, जय शाह पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं, या सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान टीम के बारे में क्या कह रहा है। आपने उसका जवाब देना है खेल के जरिए। अगर आप ही दबाव में आ जाते हैं तो फिर तो आपको छुपा छुपा के गोद में उठा के रखना चाहिए ना। इतने नरम ये एथलीट्स ऐसे नहीं होते। जो आपके हाईएस्ट लेवल पर परफॉर्म करने वाले या आपकी नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ी होते हैं, वो इन चीजों से आजाद होते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। मतलब 1.25 लाख लोग इंडिया में 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, तो इसका मतलब ये कि ऑस्ट्रेलिया को तो होटल से नहीं निकलना चाहिए था ना वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने के लिए। जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया जीता। तो कहाँ 1.25 लाख लोगों की दबाव और 1.25 लाख लोगों की हिमायत जो स्टेडियम में बैठे हुए थे और जो करोड़ों लोग उनको टेलीविजन स्क्रीन पर या डिजिटल पर दुनिया भर में देख रहे थे, कहाँ गया दबाव? तो हाईएस्ट लेवल पर जब आप खेलते हैं, ये बेमानी बातें हैं, और ये पाकिस्तान में इतनी ज्यादा हुई हैं कि लोगों को लगता है कि शायद यही बहुत बड़ी वजह है। हाँ, किसी एक के ऊपर असरअंदाज होता होगा, क्योंकि सारे के सारे एक जैसे नहीं होते ना, इंसान है। लेकिन हाईएस्ट लेवल पर नुमाइंदगी करने वाले, बैनुल अक़वामी सतह पर नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ियों की ये वाली चीजें उनको असरअंदाज होनी नहीं चाहिए। मिसाल आपके सामने अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जब अहमदाबाद में खेला गया था फाइनल, वो आपके सामने है। इसके बाद लोग बता दें कि कौन सी राय ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, थोड़ी सी टीम के ऊपर एनालिसिस और कर लेते हैं। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन तो आपके सामने है, मिडिल ऑर्डर बिल्कुल काम नहीं कर रहा, और जो टेल एंडर्स हैं, बॉलर्स हैं, उनकी कारकर्दगी के ऊपर आप क्या कहेंगे? और शाहीन शाह अफरीदी ने सेकंड टाइम जो है बहुत अच्छा स्कोर किया है, पहले मैच में 33 बनाए, पिछले मैच में आई थिंक 29 बनाए थे, तो इट्स अ गुड स्कोर। और क्या अपनी परफॉर्मेंस से बढ़कर वो काम कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखें, ये पाकिस्तान में अनहोनी चीजें होती हैं, गैर मामूली होती हैं। पाकिस्तान के बैटर्स जिन्होंने रन्स करने हैं वो आउट कर रहे हैं, और बॉलर्स जिन्होंने आउट करने हैं वो रन्स कर रहे हैं। वैसे शाहीन ने आउट भी किए हैं, शाहीन ने आउट भी किए। ये इससे ज्यादा तकलीफ दह चीज क्या होगी कि कप्तान पाकिस्तान टीम के सलमान अली आगा, मेरा ख्याल ट्राई नेशन सीरीज में उन्होंने बात की कि हमें मिडल ओवर्स का मसला है, हमारे ये डेथ ओवर्स का सॉरी डेथ ओवर्स में हमारी बॉलिंग नहीं थी। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमारे उसका मसला है, मिडिल ऑर्डर का मसला है। आपका एक ओपनर 3-0 कर गया, ठीक है, दूसरा ओपनर रन्स नहीं कर रहा, ठीक है, फखर जमान के रन्स हैं जिन कुछ, ठीक है, उसके बाद आपकी सारी बैटिंग से रन्स नहीं हो रहे। आपका मसला टॉप में से है कि आपको तो स्टार्ट ही नहीं मिल रहा, और उसके साथ आपकी अपनी कारकर्दगी ठीक नहीं है। तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों की सबसे, अब लोग कहते हैं ये मेंटली टफ नहीं है, मेंटली टफ भी बंदा उस वक्त होता है जब उसमें सलाहियत मौजूद होती है, स्किल की बुनियाद पर आप आगे चलते हैं। अगर कोई बासलाहियत होगा तो ये जो मेंटल टफनेस है ये उस स्किल में ही आ जाती है। अगर आप में वो सलाहियत ही मौजूद नहीं है, आप ये देखें ना कि जो पाकिस्तान के खिलाड़ी बॉलर्स आउट कर रहे थे, 4-4, 5-5, 3-3 गेंदें नजर ही नहीं आ रही थी इनकी बल्लेबाजों को। ये अच्छी टीमों के खिलाफ क्यों ऐसी कारकर्दगी नहीं दोहराते? उसकी वजह ये नहीं है कि ये खराब बॉलिंग कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जो ऑपोजिशन खेल रही है उसकी सलाहियत में फर्क आता है। अगर वो बेहतर है, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है ना, वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं। कल के मैच को देख लें किस तरह श्रीलंका ने बैटिंग की है। जब वो बैटिंग कर रहे थे तो सिंगल्स डबल्स तो उनके चेक करें कितने किए हैं उन्होंने, बाउंड्री कहां पर लगाई है, स्कोर बोर्ड को रोटेट कैसे किया, रन्स कैसे स्कोर किए हैं। ये बात की जा रही है कि स्ट्राइक रोटेट करना सीखें, स्ट्राइक रोटेट करना सीखें, मगर इस तरफ कोई आ ही नहीं रहा अभी तक। हवा में हमारे चौके छक्के जिन्होंने लाना है उनको खुद नहीं पता कि लाना कैसे है।
ये हाईएस्ट लेवल पर जब आप इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं, ये कुछ सीखने की जगह है कि स्ट्राइक रोटेशन वो एक बुनियादी चीज है। आपके नीचे तबाह हो गई हुई है क्रिकेट, ये सब तो ऊपर बैठे हुए हैं जिन्होंने फैसले करने हैं, जिन्होंने काम करना है, वो तो उनको तो आसमान से नीचे उतरेंगे तो काम करेंगे ना। यहाँ पर आपकी नीचे जो क्रिकेट हो रही है उसका जाके हाल तो देखें। वो तो क्लब क्रिकेट अगर कम हो गई है वो कहते नहीं बंद कर दो, तो कैसे चलेगा काम। ये इंडिया वाले मामले पे जो कुछ हुआ है और जिस अंदाज पे पाकिस्तान में बात हुई है जनाब, आप एक पहलू वो है उसको आप एक तरफ रखें, वो आपने हर जगह पर आपको यही तवक्को करनी चाहिए, उसका आपने सामना करना है। आपने जवाब कैसे देना है? जवाब तो आपने देना है खेल के मैदान में। क्या आप खेल के लिए तैयार हैं? क्या आपके पास रिसोर्स मौजूद है? क्या आपके पास वो हिकमत अमली मौजूद है? आपके पास वो निजाम मौजूद है? आपके पास वो लोग मौजूद है जो मुकाबला कर सकते हैं? ठीक है, अफवाज पाकिस्तान का 10 मई का हवाला दिया जाता है कामयाबी का, तो जाके उनकी मेहनत देखें, मुशक्कत देखें, तैयारी देखें। उन्होंने सब कुछ किया है, मेहनत किया, मुशक्कत की है। हाफिज, आगे आने वाले मैच के ऊपर बात करते हैं। 21 सितंबर को जो होने वाला बहुत बड़ा टाकरा है पाक भारत का, जिसकी टिकट्स जो है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी हुई हैं, शायकीन क्रिकेट की नजरें लगी हुई हैं। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के पास कोई चांस है? हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? कैसे मैदान में उतरना चाहिए? देखिए इरा, बात यह है कि चांस तो हर वक्त रहता है, ऐसा तो नहीं है। शाहीन अफरीदी बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, फखर जमान एक माने हुए खिलाड़ी हैं, सीजन प्लेयर है, बहुत सीजन प्लेयर है। हाँ, साइम अयूब की सलाहियत पर कोई शक नहीं है। शायद फरहान भी अच्छे हैं। आपने देखा कि जो इससे पहले मैच इंडिया के खिलाफ खेला गया था उसमें उन्होंने रन स्कोर भी किए। इनफरादी तौर पर तो मौजूद है, लेकिन मजमूई तौर पर टीम की वो हालत नजर नहीं आती कि जहां पर आपको 3-4 खिलाड़ी परफॉर्म करें आपके और मैच जीत जाए। दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ एक आपको टीम एफर्ट की जरूरत होती है। अगर वो आपको नहीं मुश्तरका काविश नजर नहीं आएगी तो आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। पाकिस्तान के ये खिलाड़ी जितनी उनमें सलाहियत मौजूद है, जो हालात उनके इर्द गिर्द हैं, जो क्रिकेट खेल रहे हैं, जब आप पूरे पाकिस्तान में यूएई और ओमान के खिलाफ फतह के बाद, अफगानिस्तान के खिलाफ कामयाबी के बाद ढोल बजाए जाएंगे, तो काबिल रहम हालत है उन बयान करने वालों की, काबिल रहम हालत है उसकी खुशियां मनाने वालों की, काबिल रहम हालत है उनको उनकी मुबारकबाद देने वालों की। जब आपने यूएई और ओमान के खिलाफ खेलकर खुशियां मनानी है ना, जीतकर खुशियां मनानी है, तो फिर दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ तो आप तवक्को ही नहीं कर सकते। तवक्को ही रखें, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि हम हरीफ के लिए तैयार हैं, और क्या अमली तौर पर वाकई जो टीम कह रही है वो तैयार है? क्या समझते हैं आप? पता नहीं किसके लिए तैयार है, मतलब कुछ समझ नहीं आती। वो जहां पर उनको तैयार रहना चाहिए था, टॉस के ऊपर बात कर देनी चाहिए थी, उसके लिए तो वो तैयार नहीं थे। पोस्ट मैच में जाकर जो उन्होंने बात करनी थी उसके लिए तो वो तैयार नहीं थे। अब ये पता उनको बताना चाहिए तैयार किसके लिए है। कभी वो कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का ठीक नहीं है, कभी वो कहते हैं डेथ ओवर्स पाकिस्तान के ठीक नहीं है। तो ना आपके मिडिल ऑर्डर ठीक है, ना आपके डेथ ओवर्स ठीक है। टॉप ऑर्डर आपका बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ठीक है, जो प्लेयर मतलब वापस आने के लिए तैयार है, बिल्कुल पाकिस्तान वापस आने के लिए तैयार है। हाँ, एक इधर बात की निशानदी करना चाहती हूँ कि जो प्लेयर है, जो मिडिल ऑर्डर है, उसकी क्या जिम्मेदारी है? बैटिंग भी करे, बॉलिंग भी करे। जो ऊपर वाला है साइम अयूब, वो बॉलिंग करे, बैटिंग ना करे। जो नीचे शाहीन अफरीदी वो बैटिंग करे, बॉलिंग ना करे। ये क्या है? ये माइक हसन ने क्या ऑलराउंडर्स पैदा कर रहे हैं? अपनी पोजीशन पे खेलना क्यों नहीं आ रहा? इसलिए कि जिसका काम उसी को साचे। आपके पास किसी को गैर जरूरी तौर पर ऑलराउंडर बनाने की कोशिश मत करें। जो आपके पास स्पेशलिस्ट हैं उनके जरिए जाएं, और अगर आपके पास स्पेशलिस्ट नहीं हैं तो जबरदस्ती किसी को स्पेशलिस्ट बनाने की कोशिश ना करें, और नीचे लोगों को बताएं कि जनाब इन चीजों पर काम करने की जरूरत है। अब आधा तीतर आधा बटेर, ये जैसे साइम अयूब का खासी लोग उसके ऊपर तंज कर रहे हैं। ये जो बनने तो सईद अनवर आए थे, बन सईद अजमल गए हैं, तो ये भी देख रहे सईद अजमल का करियर कैसे खत्म हुआ था, वो बैन लग गया था उनके ऊपर। ठीक है, साइम अयूब को साइम अयूब रहने दें, उसको बैटिंग करने दें, उसकी बैटिंग में से चीजें निकालें। अगर वो रन्स करेगा ना इतने, तो पाकिस्तान को जरूरत ही पेश नहीं आएगी उसकी बॉलिंग की। आप वो कर लेता बॉलिंग, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या एक बॉलर की हैसियत से आप उसका मुस्तकबिल देख रहे हैं या बैट्समैन की हैसियत से देख रहे हैं? और ये जो छोटी छोटी कारकर्दगी होती है ना, इसके ऊपर किसी को मैच विनर बना देना। मैच विनर वो होता है जो इंडिया के खिलाफ जीतेगा, जो ऑस्ट्रेलिया को हराएगा, जो न्यूजीलैंड को लिटाएगा, जो साउथ अफ्रीका के हाथ पांव बांध देगा, जो इंग्लैंड के हाथ पांव बांध देगा, वो मैच विनर है। ये अफगानिस्तान, यूएई, ओमान, बांग्लादेश, इनके खिलाफ 3-3, 4-4 आउट करके ना, और लोग मुबारकबादें दे रहे हैं, चैंपियन बना रहे हैं। बनाई जाए फिर,
इसलिए ये जो आपका सवाल है कि ये जितनी सलाहियत उनमें है वो उसका मुजाहरा कर रहे हैं, या इस सलाहियत के मुताबिक जो उनकी सलाहियत है, अगर वो अपने पोटेंशियल पर, ट्रू पोटेंशियल पर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो ये टीम मैनेजमेंट का काम है कि अपने खिलाड़ियों की असल सलाहियतों को सामने लाए, निखारे और उस पर काम करे। लेकिन ये होना कोई नहीं है, ये बातें हैं सारी। नहीं, इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। और अगला जो मार्का है जो आने वाला है 21 सितंबर को, वो उसकी नज़रें जो है शायकीन क्रिकेट की लगी हुई है। थैंक यू सो मच। हाफिज़ मोहम्मद इमरान स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ थे, जो कि थोड़े से लगते हैं खफा हैं टीम से, बल्कि सब ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस मैटर करती है। परफॉर्मेंस बेहतर होगी, जैसे कि रमीज़ राजा ने पिछले दिनों ही कहा है कि लेट योर बॉल एंड बैट डू द टॉकिंग। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप परफॉर्मेंस से अपना एग्रेशन दिखाएं किसी की टीम के ऊपर और फोकस हासिल करें। तो देखना ये है कि अगले मैच में क्या होगा। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। थोड़ी सी बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। और रवा बरस पाकिस्तान के ज़रई शोबे में एक नई तारीख रकम हुई है, जब पंजाब यूनिवर्सिटी और वुहान यूनिवर्सिटी चीन के साइंसदानों ने मुश्तरका तहकीक के बाद नया हाइब्रिड चावल PU786 तैयार किया है, जो कि पाकिस्तान में तैयार होने वाला पहला होंगलियान किस्म का हाइब्रिड चावल है। ये कामयाबी 10 साल तहकीक और तजुर्बात का नतीजा है, जिससे चावल की फ़ी एकड़ पैदावार 3 गुना बढ़कर 140 मन फ़ी एकड़ तक जा पहुँची है। इस नए हाइब्रिड चावल की खासियत यह है कि यह सिर्फ शदीद गर्मी और ख़तरनाक कीड़ों के खिलाफ मुजाम है, बल्कि बैक्टीरिया बीमारियों के खिलाफ भी मजबूत मुदाफ़ियत रखता है। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इशफाक और डॉक्टर मोहम्मद अली क्लासरा समेत पाकिस्तानी चीनी मुहतकीन ने अपनी मुश्तरका मेहनत से इस तहकीकी मनसूबे को अमली जामा पहनाया है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के इस नए बीज को बाकायदा मंजूरी दे दी है और मुल्क के चारों सूबों के मुख्तलिफ शहरों में इस कामयाब तजुर्बा किया गया है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि नई किस्म की कौमी सतह पर चावल की पैदावार बढ़ाने में इनकलाब बर्पा कर सकती है। किसानों की आमदनी में इजाफा होगा, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ बेहतर होगा और आलमी मंडियों में पाकिस्तानी चावल की बरामदात को नई सिमत मिलेगी। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली ने इसे पाकिस्तान के ज़राई शोबे में एक इनकलाबी कदम करार देते हुए कहा है कि मनसूबा पाकिस्तान और चीन की जामियत के दरमियान साइंसी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देगा और मुल्क की सनती और माशी तरक्की के लिए संगे मील साबित होगा। तो आज हमारे साथ दोनों प्रोफेसर जो हैं वो स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं वेलकम करती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इशफाक साहब को और डॉक्टर मोहम्मद अली क्लासरा साहब को। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पहले मैं रुख करूँगी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इशफाक साहब का। आपकी इतनी बड़ी काविश है, ये वुहान यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी के इश्तराक से आपने बनाई है और इतना प्रोडक्शन हो रही है चावलों की। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये बिल्ड कहाँ से किया और अब क्या हमारे लिए फ्यूचर है इसका? ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, ये हमारी 10 साल तहकीक का नतीजा है। ये सबसे पहले हमने एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट वो कंप्लीट किया, इस पे हीट टॉलरेंस राइस पे जो है ना प्रोजेक्ट था हमारा, वो उसकी फंडिंग जो है ना चाइनीज़ गवर्नमेंट ने की और साथ जो है ना पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इधर से भी फंडिंग मिली। तो हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह पहले 3-4 साल जो है ना ये इन हाउस ट्रायल इसके किए, लोकल लेवल पे इसको टेस्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको बहुत अच्छा पाया। ये मैंने मुख्तलिफ जो है ना जितनी भी पाकिस्तान की डिफरेंट लोकेशंस हैं, चारों सूबों में इसको टेस्ट किया गया, तो मैंने देखा कि इसमें जो है ना एक ख़ास किस्म की खसूसियात हैं जो कि हमारी लोकल वैरायटी से बहुत अच्छी हैं। तो फिर इसको मैंने ये आगे जो है ना इसको लेके गया मैं अडाप्टेबिलिटी ट्रायल्स में। ठीक है। तो अडाप्टेबिलिटी ट्रायल्स जो है ना वो पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल जो है हमारी इस्लामाबाद में, वो पूरी टीम है, वो इसको टेस्ट करते हैं। तो फर्दर 2 साल इसको जो है ना टेस्ट किया गया, पूरे मुल्क में जो है ना वो चारों सूबों में इसको टेस्ट किया गया। तो पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल ने जो टीम है उसने तहकीक के बाद ये अप्रूव कर दिया। ये फाइनली जो है ना ये अप्रूव्ड हो गई और ये PU786 के नाम से जो है ना इसको अप्रूव किया गया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो है ना खसूसियात, वो मैं चंद एक खसूसियात हैं जो ख़ास वो मैं आपको बता दूँ जी, कि सबसे नंबर 1 जो इसकी खसूसियत है, इसकी पैदावार जो है ना बहुत अच्छी है। ये बाकी जो हमारी लोकल वैरायटीज़ हैं उनसे 3 गुना जो है ना इसकी पैदावार ज़्यादा है। ये ऑलमोस्ट 140 मन पर एकड़ है इसकी पैदावार है। दूसरे नंबर पे इसके जितने भी क्वालिटी ट्रेड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। और तीसरे नंबर पे जो हमारी ख़तरनाक जो बीमारियाँ हैं, डिजीज़ हैं राइस की,
उनके अगेंस्ट इसमें कुव्वत मुदाफत है। अच्छा, और जो खतरनाक इम्यून स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब इसका इम्यून स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। इसके अलावा जो खतरनाक कीड़े मकोड़े हैं उनके खिलाफ भी इसमें कुव्वत मुदाफत है। तो इस बेस पे ये 4 पैरामीटर थे जिस बेस पे जो है ना पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ने इसको फाइनली अप्रूव कर दिया, ये रजिस्टर्ड हो गई है। और इस सिलसिले में मैंने जो है ना फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से एनओसी भी ले लिया है। अच्छा। और मुझे एनओसी भी मिल गया है, मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 2 साल अडाप्टेबिलिटी ट्रायल्स हुए तो 140 हाइब्रिड थे उसमें, तो 140 हाइब्रिड में से ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाइब्रिड ये जो टेक्निक है, हाइब्रिड टेक्निक है, बिल्कुल ये आप लोग लेकर आए हैं, आप लोग ये इश्तराक से जो भी हुआ है। लेकिन ये जो बाकी फार्मर्स हैं तो ये उनके ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है? क्या वो टेक्निक के लिए आपके पास आएंगे, कोई रिसर्च करेंगे? क्योंकि पूरे मुल्क में ये टेक्निक तो नहीं है चावलों की ग्रोथ की। नहीं, ये थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा इजाफा करना चाहूँगा। ये हाइब्रिड पे ऑलरेडी काम हो रहा है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो हंगलियान टाइप हाइब्रिड राइस है ना, उस पे पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम है। इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपकी जो राइस जो आप दे रहे हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि जो आम हाइब्रिड नहीं कर पा रहा तो ये कर ले। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें कि पिछले जितने भी साबका ट्रायल्स हुए हैं या टेस्टिंग ट्रायल हुए हैं उनमें हाई टेम्परेचर पे हाइब्रिड की कुछ वैरायटीज़ जो है उन्होंने अपनी प्रॉपर अपना रेजिस्टेंस नहीं शो की, उनकी पोलिनेशन कम हो गई, उससे यील्ड कम हो गई। मगर ये उस टेस्ट ट्रायल में टॉप पे रही है। इसके अंदर ये क्वालिटी मौजूद थी कि ये जो है ये अपनी यील्ड को बरकरार रख सकती। इस वजह से ये जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया है 140 वैरायटीज़ में ये टॉप पे रही है। एक्चुअली ये पाकिस्तान में हंगलियान टाइप हाइब्रिड राइस की ये पहली किस्म है जो हमारे फार्मर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, इसमें मैं ऐड करूं कि ये जैसे आपने ये पूछा कि फार्मर्स को कैसे आप जो है ना, तो फार्मर्स को हम ट्रेनिंग देंगे। अच्छा। अपने स्टूडेंट्स को भी हम ट्रेनिंग देंगे इस सिलसिले में, तो हम इनको ट्रेन करेंगे इंशाल्लाह। ये जो टेक्नोलॉजी हम लेके आए हैं इस टेक्नोलॉजी को आगे हम ट्रांसफ़र करेंगे, अपने किसान भाइयों को हम देंगे, उनको बताएंगे, अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे, अपने जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको भी हम इससे जो है ना प्रैक्टिकली हम उनको सारा करके दिखाएंगे ताकि वो अच्छे तरीके से इसको समझ सकें और आगे इम्प्लीमेंट कर सकें ताकि हमारी जो पैदावार और ज़्यादा अच्छी हो। अच्छा, मैं रुक करूँगी क्लास साहब आपका ये बताइएगा कि इस बीज के इस्तेमाल से पाकिस्तान में चावल की मजमूई सालाना जो पैदावार है उसमें इजाफा आपने बताया होगा, तो कितना इजाफा होने का इम्कान है? देखिए, इस वक्त तो जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सिचुएशन है ना, वो तो हमारी जो फूड के ऊपर बड़ा प्रेशर है पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से। आप इसका यही सी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि यील्ड की प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो हमारे पास इसको एक किस्म का जो एक्सपोर्ट करने की क्वालिटी बन जाएगी। बल्कि पिछले दिनों जब हम चाइना गए हुए तो वहाँ यूनिवर्सिटी, तो उनके जो गवर्नर हैं हुबे जो प्रोविंस है, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी गवर्नमेंट को कहें कि हमारी जो एक्सपोर्ट का लेवल है ना उसको बढ़ाएं। हमसे बहुत सारा राइस जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट भी लेना चाहती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा एक्सपोर्ट का सिस्टम है ना वो कैलकुलेशन में तो एग्जैक्ट इकनॉमिक्स के लोग भी बता पाएंगे इस हवाले से, लेकिन हमारी यील्ड जो है, यील्ड बढ़ने से इंशाल्लाह हमारी जो एक्सपोर्ट है, हमारी इकानमी जो है वो इससे ज़्यादा बूस्ट होगी। जी, जब एक्सपोर्ट होगा तो अच्छा जी हमारे पास डॉलर्स आएंगे, बड़ा अच्छा है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस हाइब्रिड चावल के छोटे किसान भी क्या आसानी से सीख सकेंगे? कोई इसके लिए कोई सरमायाकारी है या सिर्फ टेक्निक है? ये जो है ना टेक्निक है, हम उनको जाके बताएंगे, अपने स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करेंगे, स्टूडेंट्स जाके फील्ड में जाया करेंगे। और अब हमारे जो किसान भाई हैं जिनको भी इस सिलसिले में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आगाही चाहिए होगी, तो वो ज़रूर हम उनको प्रोवाइड करेंगे ताकि ईज़िली जो है ना जो हमारे छोटे किसान भाई हैं जिनके पास ज़मीन कम है वो भी इसको जो है ना ईज़िली सीख सकें और आगे इम्प्लीमेंट कर सकें ताकि वो अपनी पैदावार जो है ना वो बढ़ा सकें। ठीक। डॉक्टर मोहम्मद अली शफाक साहब, मुझे बताइएगा कि आपने कहा ये प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स है इसमें, तो ये जो ब्रीडिंग जेनेटिक्स है ये बाकी किसी फसल के अंदर आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ ये आपने चावलों की फसल के ऊपर टेस्ट किया है? नहीं, ये हम जो है ना जितनी भी हमारी जो मेजर क्रॉप्स हैं, जैसे कि राइस की हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारी काटन है, मेज़ है, बाकी जितनी भी हमारी फॉडर क्रॉप्स हैं, sorghum है, बाजरा है, जितनी भी क्रॉप्स हैं वो ब्रीडिंग के थ्रू, जितनी भी नई किस्में आती हैं वो ब्रीडिंग के थ्रू ही आती हैं। सबसे पहले हम उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। ब्रीडिंग का मतलब ये है कि हम जेनेटिकली 2 डिफरेंट प्लांट्स या जेनेटिकली 2 डिफरेंट वैरायटीज़ उनका हम क्रॉस करवाते हैं।
क्रॉस करवाने के बाद हमारे पास नई प्लांट पॉपुलेशन आ जाती है F1, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड। फिर आगे फर्दर उसकी हम सिलेक्शन करते जाते हैं। सिलेक्शन करने के बाद जो है ना उसकी होमोज़ोगैसिटी हम इंक्रीज़ करते हैं, हेटेरोज़ोगैसिटी डिक्रीज़ होती जाती है, और F7 F8 पॉपुलेशन तक जाके वो हमारे पास एक एलीट ब्रीडिंग लाइंस जो है ना वो बन जाती है, जिसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, वो स्टेबल हो जाती है लाइन। फिर हम उसको फाइनल अप्रूव जो है ना अप्रूवल के मराहल में हम उसको लेके जाते हैं, और पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल उसको फाइनली अप्रूव करती है 2 साल टेस्ट के बाद। सारे उसके जो है ना करैक्टर वो देखे जाते हैं, उसके बाद वो फाइनली अप्रूव हो जाती है। अगर वो कंट्रोल वैरायटी के साथ उसका कंपैरिजन किया जाता है तो फाइनली उसको अप्रूव। क्लासेस साहब मैं आपकी तरफ रुख करूंगी, मुझे बताइएगा कि ये जो चावल है PU 786 ये मार्केट में कब अवेलेबल होगा और इसकी प्राइस क्या होगी? देखिए ये तो उस कैलकुलेशन के बाद हम बताएंगे कि इसकी प्राइस क्या रखनी है, लेकिन ये हम अपने फार्मर्स को बताएंगे कि इंशाल्लाह उनकी अप्रोच में होगा। ये देखो ना आजकल 450 रुपए किलो ये ना ये 900 रुपए किलो। नहीं, हमारा जो एक्चुअली काम है वो सीड प्रोडक्शन का है। ठीक है, हम फार्मर्स को जो है वो सीड प्रोवाइड करेंगे, और इंशाल्लाह ये रेट, जब आपको पता है कि जब एक चीज की डिमांड बढ़ती है तो एकदम रेट भी होता है, लेकिन जब उसकी यील्ड ज्यादा आएगी तो रेट, जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, ऑब्वियसली तो फिर प्राइस उसका रेट इससे। अच्छा, इस सिलसिले में मैं ऐड कर दूं एक पॉइंट के, इस सिलसिले में हम जो है ना MOU साइन करेंगे प्राइवेट सीड कंपनीज के साथ, वो आगे इसको मार्केट करेंगी, और इंशाल्लाह ये सीड अवेलेबल होगा नेक्स्ट ईयर मार्च से लेकर मई के एंड तक। तो ये सब के लिए अवेलेबल होगा। हमारे किसान भाई जो है ना वो इजीली उनकी अप्रोच में होगा, वो खरीद सकेंगे। और इसका जो है ना वो हम कंसल्ट करके गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके कंसल्ट करके MOU साइन करने के बाद इसका रेट भी इंशाल्लाह। अशफाक साहब आपने कहा है कि इस सीड का इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें मुदाफियत है, ये बैक्टीरिया से फाइट करती है। तो ये जो नॉर्मल चावल है वो डॉक्टर माहिरीन कहते हैं कि ये तो शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत बुरी चीज़ है, शुगर के पेशेंट्स को चावल नहीं कंज्यूम करने चाहिए। तो जो आप लोग का हाइब्रिड जो चावल है PU 786 उसके अंदर कौन कौन सी न्यूट्रिशनिस्ट हैं और कौन कौन सी मुदाफियत है जो कि मे बी वो शुगर के अगेंस्ट फाइट कर सके? जी अच्छा, इसमें ये बड़ा अच्छा आपने ये पूछा है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो बहुत अच्छी है। इसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, इसमें आयरन भी है, बाकी एसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं वो भी इसमें हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा जो है ना ये जो आम आदमी है उसकी सेहत के लिए, आम आदमी की अप्रोच में भी होगा और उसकी सेहत भी इससे इम्प्रूव होगी। जितने के इसके जो क्वालिटी ट्रेड्स हैं, जितने इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, तो वो इंशाल्लाह लजीज़ जो है ना इसको खाएंगे, एक तो फूड सिक्योरिटी हमारी कम होगी और एक उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी। क्योंकि इसमें जैसे आपने शुगर का ये शुगर के हवाले से स्पेशल ख़ास बात की है, तो स्टार्च की वजह से ज़ाहिर है डॉक्टर्स भी मना करते हैं, तो वो तो खास जो पेशेंट होते हैं शुगर के उनके लिए मना है, ठीक है। बाकी जो आम आदमी है वो खा सकते हैं इसको। इससे जो है ना वो आम आदमी जो जिनकी अप्रोच में पहुँच में नहीं होता, एक तो ये सस्ता होगा बाकी वैरायटीज़ की निस्बत, तो जब ये खाएंगे एक तो फूड सिक्योरिटी में मददगार साबित होगा और दूसरा जो उनकी हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा शुगर के पेशेंट को जी बताना चाहूँगा कि देखें फूड कोई भी हो ना, जिस फूड आप देखें, आप डॉक्टर से पूछेंगे ना तो आप के शुगर कहाँ से पूरे हो गए, ये फ्रूट लें, फ्रूट के अंदर वो चीज़ मौजूद होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि एक्चुअली जो है कंजम्पशन होनी चाहिए। फूड आप कोई भी खाएं, वो चावल खाएं, वो सेब खाएं, कोई भी खाएं, लेकिन आप वॉक करें तो इंशाल्लाह शुगर मेंटेन रहती है। आप साथ उसके बेनिफिट भी बता रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में जो मंसूबा है पाकिस्तान की ज़रई तहकीकाती इदारों और जामियात के बाहमी तावन से किस हद तक जो है ये जो नया मॉडल बनाया है ये तशकील दे सकते हैं आप इस मॉडल को, हर चीज़ हाइब्रिड पे चली जाए, ये कब तक ये देखिए मेरी गुजारिश, देखिए हम प्राइवेट सेक्टर को जब तक यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व नहीं करेंगे ना, ये फ़ॉरेन में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा रिसर्च का काम होता है ना वो फंडिंग देते हैं प्राइवेट सेक्टर। ये मैं प्राइवेट सेक्टर के लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यूनिवर्सिटीज़, आपको कोई प्रॉब्लम है आप यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग करें और यूनिवर्सिटी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जी रिसर्च करें। इसी तरह ये जैसे ये हम आपसे शेयर कर रहे हैं, देखिए एक बैक्टीरियल ब्लाइट एक बीमारी है, वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थी। अब उसके ऊपर फिर वर्किंग हुई,
हमने हमारा भी यहाँ से पोटेंशियल गया, कोई चाइनीज साइंटिस्ट ने भी उसमें पोटेंशियल डाला, तो जो बैक्टीरियल ब्लाइट थी उसकी अगेंस्ट इस वैरायटी के अंदर पोटेंशियल डेवलप किया गया। तो ये जो इश्यूज होते हैं ना, वो उसके साथ साथ वर्किंग होती रहती है, तो वर्किंग से इम्प्रूवमेंट आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक हमें फंडिंग, इस वक्त फिनेंशियल कंडीशन जो है, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे तो इतनी ज़्यादा बेहतर ना हो, लेकिन हमारे साइंटिस्ट को चाहिए कि वो इंटरनेशनल फंडिंग जो है उसके ऊपर ज़्यादा, प्राइवेट लेवल पे फंडिंग हो सकती है, प्राइवेट लेवल पे वो करें। और यूनिवर्सिटीज़ को मैं गवर्नमेंट से भी ये अपील करूंगा कि फिनेंशियल जो कंडीशंस इस वक्त मोस्टली यूनिवर्सिटियों की डाउन है, उन्हें ये मैं कहूँगा कि फिनांस में हेल्प करें ताकि रिसर्च जो है वो हो सके। बिल्कुल, रिसर्च का काम है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इशफाक और डॉक्टर मोहम्मद अली क्लासरा साहब, जिनकी काबिज से जो है एक नया हाइब्रिड जो मॉडल है, अगर हम बात करते हैं PU 786 की, जो कि चावल का एक मॉडल है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है पाकिस्तान में, और इनकी रिसर्च के साथ साथ वो कहते हैं कि ये जो रिसर्च है ये किसानों तक दी जाएगी, उनको टेक्निक सिखाई जाएगी और इस मॉडल को पाकिस्तान में आम किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, कंजम्पशन ज़्यादा हो और प्राइसिंग भी बहुत इतदाल होगी। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान में जिस तरह टेक्नोलॉजी में काम हो रहा है वैसे ही अब कहते हैं दिन दुगनी रात चुगनी जो है पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। खेलों की दुनिया से ज़बरदस्त किस्म की खबरें भी आ रही हैं और खेलों के शायकीन के लिए एक बड़ी खबर ये है, मगर साथ साथ कहते हैं ना कि ये पार्ट ऑफ द गेम होता है, हार जीत जो होती है उसको दिल पर नहीं लेना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के नामवर एथलीट, जावलिन थ्रोअर और हीरो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम इस बार वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में मेडल की दौड़ से बाहर हो गए हैं। ये मुकाबला जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में जारी है। दुनिया के बेहतरीन जावलिन थ्रोज मैदान में उतरे और हर एक का ख्वाब सिर्फ एक था कि मेडल जीतना और तारीख में अपना नाम दर्ज कराना। अरशद नदीम ने फाइनल में अपनी पहली कोशिश की जिसमें 82.73 मीटर का थ्रो किया। ये एक कहते हैं कि माकूल आगाज था, लेकिन रैंकिंग के लिहाज से इन्हें 7वीं पोजीशन पर रखा गया। दूसरी बारी में बदकिस्मती से उनका थ्रो जो है वो फाउल हो गया। इस फाउल ने उन पर कहते हैं कि मजीद दबाव बढ़ा दिया और तीसरी बारी में उन्होंने दोबारा हिम्मत की और नेज़ा फेंका, लेकिन नतीजा निकला कि सिर्फ 82.75 मीटर। अब यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स के कवानीन के मुताबिक इब्तदाई 3 कोशिशों के बाद सिर्फ टॉप 8 एथलीट्स ही आगे बढ़ते हैं और मेडल्स के मुकाबले करते हैं। अरशद नदीम अपनी 3 कोशिशों के बाद टॉप 8 में जगह ना बना सके और यूं मेडल की दौड़ से बाहर हो गए। तो ये कोई कहते हैं ना कि इतनी अफसोसनाक खबर नहीं है, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए हैं। पाकिस्तान का झंडा उन्होंने तब रोशन किया जब अरशद नदीम को कोई जानता नहीं था और एकदम से पाकिस्तानी एथलीट का नाम सामने आया, जिसमें दुनिया की नज़रें पाकिस्तानी कौम पर लगी कि पाकिस्तान ऐसे एथलीट्स भी पैदा करता है। पाकिस्तानी अवाम के लिए ये लम्हा यकीनन जो है मायूस कुन है, क्योंकि अरशद नदीम ने गुज़श्ता कई बरसों में वो कारनामे अंजाम दिए हैं जिन पर कौम ने बहुत फ़ख्र किया है, चाहे वो ओलंपिक्स हो या कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो। उन्होंने बार बार पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, लेकिन इस बार किस्मत और कारकर्दगी दोनों साथ ना दे सके। और अब ज़रा बाकी मुकाबले की तरफ चलते हैं। भारत के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, जिन्हें हमेशा अरशद नदीम का बड़ा हरीफ समझा जाता था, वो भी इस बार ज़्यादा कुछ ना कर सके और 84.03 मीटर के थ्रो के साथ मेडल की दौड़ से बाहर हो गए। ये बात दोनों मुल्कों के खेलों के शायकीन के लिए हैरान कुन थी, क्योंकि सबकी नज़रें नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की कारकर्दगी पर लगी हुई थी। और जैसा कि आपको याद होगा कि पहले भी ओलंपिक्स में जब दोनों हरीफ खिलाड़ी आपस में खेल रहे थे, तो दोनों की माओं ने कहा ये हमारे बेटे हैं, और दोनों की माओं ने वाकई जो है तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर की थी और दोनों रवायती हरीफों की आपस में भी दोस्ती करार दी जाती है। और ये भी कहा गया कि अरशद नदीम ने काफ़ी हेल्प ली थी नीरज चोपड़ा से अपनी गेम के अंदर। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो होती हैं, ऑब्वियसली जब आपस में खेला जाता है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपस में शेयर की जाती हैं। उधर ट्रेंड अरेना लोगा के क्रिश्चियन वॉलकोट ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और 88.16 मीटर का शानदार थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वॉलकोट की कामयाबी न सिर्फ उनके मुल्क के लिए तारीखी लम्हा है, बल्कि जावलिन थ्रो के शायकीन के लिए भी यादगार है। नाज़रीन, खेल का हुस्न यही है कि कभी जीत तो कभी हार। आज अरशद नदीम के मदाह मायूस हैं, लेकिन याद रखें कि ये वही खिलाड़ी हैं
जिन्हें कहते हैं कि सिर्फ वसाइल के बावजूद आलमी मुकाबलों में झंडे गाड़े हैं और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान के पास भी आलमी मेयार के एथलीट्स मौजूद हैं, ये एक बार एक आर्जी रुकावट है। अर्शद नदीम की मेहनत और अज़म इस बात की गवाही देते हैं कि वो दोबारा मैदान में आएंगे और एक बार फिर सब्ज़ हिलाली परचम जो है दुनिया भर में सर बुलंद करेंगे और कौम की दुआएं और सपोर्ट आज भी उनके साथ है। वे छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले हालिया स्ट्रैटेजिक दिफाई मुआहदा दुनिया में मौजूद बहस बन चुका है। बैन अल-अक़वामी तजियाकारों के मुताबिक ये सिर्फ एक दो तरफा मुआहदा नहीं है बल्कि एक नए इलाकी सिक्योरिटी निज़ाम की बुनियाद है। किसी यूरोपीय माहिरीन ने इसे आसमानी बिजली से ताबीर किया है तो कई दीगर मुबस्सिरीन इसे गेम चेंजर्स करार दे रहे हैं। ये मुआहदा ऐसे वक्त में सामने आया जब खलीजी ममालिक में अमरीका के किरदार पर बेएतमादी बढ़ रही है, खुसूसी इस पस मंजर में कि वाशिंगटन हुकूमत गजा में जारी इसराइली बर्बरियत की खुली हिमायत कर रही है और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तौसीह पसंद ना होने पॉलिसियों पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। ऐसे में पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये मुआहदा खित्ते में एक नई इज्तिमाई सलामती की सोच को जाहिर करता है। मुश्तरका बयान में वाज़े किया गया है कि किसी एक मुल्क के खिलाफ जारियत होगी तो दोनों के खिलाफ जारियत समझी जाएगी। ये नुक्ता खित्ते में ताकत के तवाज़ुन और रवायती इत्तेहादियों पर गहरे असरार डाल सकता है। मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के दिफाई ताउन को वसअत देना, सिक्योरिटी को बेहतर बनाना, खित्ते में अमन कायम करने के लिए मुश्तरका अज़म को मजबूत करना है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई जब एक अरब सरबराही इजलास में भी इज्तिमाई सलामती पर जोर दिया गया और कतर पर इसराइली हमले के पस मंजर में सूरत हाल को मजीद हसास बना दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन मौलाना ज़ाहिर अशरफी ने दावा किया है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 22 सितंबर को फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं तो इस नए इत्तेहाद की मावियत को मजीद तक़वियत पहुँचाएंगे। ये सब अवामिल इस बात की निशानदी करते हैं कि पाकिस्तान सऊदी दिफाई मुआहदा न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सियासत में भी एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। और माहिर मशरिकी अमूर जो है हमारे साथ आज हमें ज्वाइन करेंगे, तो मैं वेलकम करती हूँ मंसूर जाफर साहब को आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर, सारा सिनॉप्सिस तो मैंने आपको बता दिया है। आप इस मुआहदे को गेम चेंजर करार दिया है। आप क्या समझते हैं जो आलमी माहिरीन कह रहे हैं कि गेम चेंजर है, क्या ये ऐसी बात है? ये इसमें कोई शक नहीं। अगर तो ये गेम चेंजर आप बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के रेफरेंस से, तो मिडिल ईस्ट के रेफरेंस से तो यकीनन इसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट है वो उसी रीजन के हवाले से और ख़ासतौर पे इस वक्त इसराइल और अमेरिका की कोलैबोरेशन के साथ जिस तरीके से मिडिल ईस्ट को एक जंग का अलाव बना दिया गया है और वहाँ पे तकरीबन पिछले 2.5 बरस से एक ऐसी खून रेज जंग के जिसका हदफ और टारगेट सिर्फ और सिर्फ निहत्ते मासूम फ़लस्तीनी बच्चे, बुजुर्ग और ख़वातीन हैं। तो यकीनन ये उनकी किस्मत के हवाले से भी और वैसे भी इस वक्त जिस अंदाज से इसराइल और अमेरिका बिल्कुल अंधा हो चुके हैं इंतकाम की आग में और एक दूसरे को प्रोटेक्शन देने के हवाले से जो उनके अज़ाइम हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। अभी आप देखिए कि इस जंग के दौरान तकरीबन 6 मरतबा अमेरिका जो है वो इसराइल के खिलाफ पेश की जाने वाली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में करारदादें जो है वो वीटो कर चुका है। अभी कल ही उन्होंने एक नई करारदाद वीटो की है जिसमें एक मुस्तकिल सीज फायर के हवाले से मुतालबा किया गया था। तो ऐसे में अब वो खित्ते के ममालिक के जो इस वक्त इसराइली जो थ्रेट है उसके अंदर तो मौजूद थे ही, और ख़ासतौर पे अमेरिका ने जिस अंदाज से उनके साथ चाहे जुबानी या वैसे जो ज़मीनी हकायक के तौर पे एक डिफ़ॉल्ट उनके साथ कुछ सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर रखा था, चाहे वो कतर के हवाले से हो या दीगर ममालिक के हवाले से हो, इस वक्त कतर पर इसराइली हमले के बाद वो एतमाद बुरी तरह मजरूह हुआ है और तमाम अरब दुनिया बिलखुसूस सऊदी अरब ये बात सोचने पे मजबूर हुई है कि वो इतनी जो स्पेंडिंग, इतना जो एक लिवरेज दे रहे हैं अमेरिका को और उनके जो इत्तेहादियों को, तो उसके बदले में आया वो उस नौयत की सिक्योरिटी या सिक्योरिटी गारंटी जो है वो हासिल कर पा रहे हैं। तो उसका जवाब यकीनन उन्हें नफी में मिला है और यही वजह है कि ये कोई माहिदा जो इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले तकरीबन 1.5 साल से इसके इस ज़मन में बैकडोर पे डिप्लोमेसी और जो एक मिलिट्री डिप्लोमेसी में कहूँगा, आपने देखा होगा कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और उनके साथ उनके जो दीगर रफ़क़ा हैं
वो मुख्तलिफ अरब कैपिटल्स का और सऊदी अरब दौरा का करते भी रहे हैं। यानी एक शटल डिप्लोमेसी उनकी जारी रही है। अच्छा मंसूर जाफर साहब, आप बिल्कुल यहाँ बजा फरमा रहे हैं। थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये कतर के जो हमला हुआ था, कतर इसराइल के हमले के बाद जो है ये जो एक डोर खुला है, ये जो कॉरिडोर खुला है, इस खित्ते के ऊपर बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। ये जो मुआहिदा खलीजी ममालिक ने अमेरिका की बढ़ती हुई बेतमादी का एक वो तो प्रोपोगेट तो नहीं है? नहीं, इसमें देखिए ये तो जमीनी हकायक ये बता रहे हैं ना कि जिन मुल्कों ने, कतर ने एक एतमाद करके मशरक़ वस्ता में जो सबसे बड़ा फौजी अड्डा अमेरिका को बना के दिया अपनी बेस पे, और अपना पूरा एक लिहाज से जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है वो उनके डिस्पोजल पे रखा हुआ था, इस एतमाद के साथ कि वो यकीनन इस एक छोटे से मुल्क के हवाले से जो भी उनकी सिक्योरिटी जिम्मेदारियां, वो बुनियादी तौर पे तो इनडायरेक्टली उनके अपने सेटअप की जिम्मेदारियां थी। लेकिन आप देखिए कि इस पूरे सेटअप में जिस बुरे अंदाज से वो सारा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स फेल हुआ है, यानी इतनी बड़ी एयर बेस होने के जिस पे 10,000 अमेरिकी फौजी तैनात हैं, वहां पे उस इलाके को तकरीबन 15 इसराइली तैयारे जो हैं वो निशाना बनाते हैं, और किसी किस्म का कोई दिफाई नेटवर्क जो है वो एक्टिवेट नहीं होता, और ना ही मेजबान मुल्क को इसके बारे में इतला दी जाती है ताकि वही अपने तौर पे कोई दिफाई इकदाम कर सके। बिल्कुल। ऐसे में तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो दिफाई निज़ाम यहाँ पे इस वक्त अमेरिका के मफादात के तहफ़्फ़ुज़, और इस तरह लग रहा था कि जैसे वो इसराइल के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज्यादा उसकी यूटिलिटी इस्तेमाल हो रही थी एज कम्पेयर टू उस मेजबान मुल्क के। तो इसको देखो, और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि माजी में भी जब ईरान की तरफ से अटैक हुआ और ईरान ने जब अल उदैद एयर बेस को निशाना बनाया, तो वो भी कतर की एक सालमियत पर निशाना था। लेकिन चलिए उसको कतर ने इस हवाले से बर्दाश्त कर लिया कि एक मुसलमान मुल्क जिस पर ऑलरेडी इसराइली जारियत का इर्तिकाब हो चुका है, उसने एक गुस्से में एक रद्द अमल में जो है ये मिसाइल दागे हैं और अलामती तौर पे अपना रद्द अमल जो है जाहिर किया है। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट आ रही है किसी एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों के खिलाफ जारियत समझी जाएगी या होगी, ये शेख खित्ते की अगर आप कहेंगे कि ज्योग्राफी सियासत को किस कदर जो है इनकलाबी तब्दीली ला सकती है? ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही फार रीचिंग इम्पैक्ट इसके हैं, क्योंकि आपके इल्म में है कि ये पूरा खित्ता, यानी खासतौर पे जो अरब दुनिया है, जो मिडिल ईस्ट है, उसमें इंडियन इन्फ्लुएंस अपनी जगह मौजूद है। उनकी जो एक सो कॉल्ड सॉफ्ट पावर जिसे वो मूवीज की कहते हैं, बॉलीवुड की कहते हैं, वो सारी की सारी उसकी बहुत बड़ा जो मार्केट है वो आपको मिडिल ईस्ट और अरब दुनिया दिखाई देती है। वहां पे इस वक्त जितने बड़े अंदाज में, बड़े पैमाने पे खुद ऐसे अरब चैनल मौजूद हैं कि जो इंडियन मूवीज और इस अंदाज का सेटअप जो है वो अपने यहाँ रन करते हैं। और इसी तरीके से उनकी अपनी जो खासतौर पे जो इंडिया की जो गोल्ड मार्केट के अंदर इन्फ्लुएंस है, ये वो तमाम चीजें हैं जो जमीनी हकायक हैं। और इनको देखते हुए जो इंडियन इन्फ्लुएंस है, और आप देखिए कि इस हद तक कतर जैसा मुल्क, बड़ा पीसफुल मुल्क, वहां पे इंडियन इन्फ्लुएंस इस कदर बढ़ गया था कि मोसाद के 8 एजेंट जो इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, उन्हें कतर को आइडेंटिफाई करके फांसी की सजा सुनानी पड़ी। अब वो कौन से ऐसे अवामिल थे, अनासर थे कि जिन्होंने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए कतर की अदालत का जो फैसला है उस पर भी अमल दरामद नहीं होने दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसा मुल्क है जिसने जासूसी के इल्जाम में अब जो आइडेंटिफाइड लोग हैं और उन पर मुकदमा चल चुका था, उनको वो सजा क्यों ना दे सका। यहाँ से आपको अंदाजा होता है कि इस वक्त अरब दुनिया के अंदर जो मोसाद और रा का जो एजेंट है वो कितने बड़े पैमाने पे जो है वो एक्टिव है। ईरान की जंग के मौके पे आपने देखा जिस तरीके से हाई वैल्यू टारगेट्स को एक ही दिन के अंदर निशाना बनाया गया, वो भी इसी नौयत के रा और मोसाद की कोलैबोरेशन ही का नतीजा था। और वो लोग वो थे कि जो हमारे खुद बलूचिस्तान के इलाके और चाबहार पर ताजरों के रूप में और इस नौयत की एक्टिविटीज में अपने आप को कवर अप जाफर साहब, ये भी बताइएगा कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को ये कहा जा रहा है कि 22 सितंबर को फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। वो खुशखबरी किस नौयत की होगी? जोग्राफिकल खुशखबरी है, सोशल खुशखबरी है, इकनॉमिकल खुशखबरी है या पीस की खुशखबरी है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जिन शख्सियत के हवाले से आपने बड़ा रेवलेशन किया है, ये एक ओपन सीक्रेट है, ये खाम खा अपने क्रेडिट में डालने की बात है। तो सऊदी वली अहद जो है, ये भी इजलास होना है यूएन जनरल असम्बली का, कि जिसमें फ्रांस, सऊदी अरब समेत बहुत सारे ममालिक जो हैं वो फ़लस्तीन की जो आज़ाद खुद मुख्तार रियासत है उसको तस्लीम करने के हवाले से ऐलान कर सकते हैं। यही वो एक बात है कि जिसको इस वक्त बहुत सारे लोग
यानी यानी उनके तर्जुमान बन के उनके हवाले से बात कर रहे हैं। और ये तो ओपन इनिशिएटिव है, और इस इजलास को बुनियादी तौर पे अरेंज करने वाले, बुलवाने वाले सऊदी अरब और फ्रांस है, और उनके साथ दीगर ममालिक जिसमें कनाडा, यूरोपीय ममालिक शामिल हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये ऐलान कर रखा है कि वो इस मौके पर जो है फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर सकते हैं या करने वाले हैं। तो इसलिए ये एक ओपन सीक्रेट है, इसमें कोई ऐसी कोई रेवोल्यूशन वाली बात नहीं है। सिर्फ सऊदी अरब के हवाले से ये बात पहले सामने नहीं आई थी, लेकिन अब ये जो डेवलपमेंट हुई है इसको देख के ये पेशगोई की जा सकती है, या हम सब की ये दिली ख्वाहिश है कि ममलकत सऊदी अरब जो है वो इस मौके पे एक अहम ऐलान करके इस पूरे, मैं समझता हूँ, मेले को लूटने का सामान भी कर सकते हैं, और उसके बाद उस पूरी ड्राइविंग सीट को भी संभाल सकते हैं जो इस वक्त उन्होंने जो सिक्योरिटी और सलामती के हवाले से जिस तरीके से एक मुश्तरका इकदाम पाकिस्तान के साथ करके या एक माहिदे की सूरत में ऐलान किया है। तो वहां पे मिडिल ईस्ट का जो एक कोर इशू है, जो एक वहां का फ्लैश पॉइंट है, उसको मैं समझता हूँ अगर सऊदी अरब अपनी क़यादत में लेकर हल के लिए चलता है और हल की तरफ मूव करता है, तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ उस कज़िये के लिए, क्योंकि खादिम हरमैन शरीफैन का टाइटल तो यकीनन उनके पास है। तो जो दुनिया का, इस्लामी दुनिया का जो तीसरा मुकद्दस हरम है, यानी मकबूजा बैतुल मक़दस और मशरक़ी बैतुल मक़दस में जो मस्जिद अक्सा है, उसकी यहूदी कब्जे से रिहाई की जद्दोजहद में भी मैं समझता हूँ सऊदी अरब बढ़कर किरदार अदा कर सकता है, और यकीनन वो कर भी रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मंसूर जाफर साहब, क्विकली मुझे ये बताइएगा कि यूएन जनरल असेंबली का इजलास होने वाला है, पाकिस्तान भी अपना मौक़िफ़ पेश करेगा भारत के बाद, और मोदी को मुंह तोड़ जवाब देने की भी तवक्को की जा रही है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान का क्या स्टेक होगा, क्या सोच लेके पाकिस्तान जाएगा? देखिए जी, पाकिस्तान ने तो जो अपना मौक़िफ़ है उसको हमेशा से यानी स्पीयर हेड किया है इन द लाइट ऑफ जो भी हमारे बानियान पाकिस्तान है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जो इस बारे में एक पॉलिसी स्टेटमेंट जो एक दी थी और जो मौक़िफ़ बयान किया था, वो आज भी हमारी खारजा पॉलिसी का एक, आप कह सकते हैं, कॉर्नर स्टोन है। और उसी के गिर्द हमारी ये जो फ़लस्तीन पॉलिसी है या जो मशरक़ वस्ता के वाले से पॉलिसी है वो रिवॉल्व करती है। और पाकिस्तान ने अगर इस कज़िये को इंटरनेशनल लॉ में जिंदा रखा है तो मैं समझता हूँ उसमें पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब है अक़वाम मुत्तहिदा में मुख्तलिफ अदवार में, उनका मतलब बहुत ही दलेराना किस्म का जिद्दोजहद और मौक़िफ़, और बड़ा ठोक बजाकर जिसे कहना चाहिए और दो टोक अंदाज में, जिस तरीके से अभी खास तौर पे जो रिसेंट वहाँ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे मुस्तकिल मंदूब है आसिम इफ्तिखार साहब, उन्होंने तो एक, मैं समझता हूँ, नई तारीख रकम की है कि जिस तरीके से वो इसराइली नुमाइंदे के सामने बैठकर उन्हें दहशतगर्द कहते हैं, उन्हें टेररिस्ट कहते हैं, उन्हें हर वो बात के जो इस वक्त इसराइल के जुल्म और ज्यादती के हवाले से उनके क्रेडिट या डिसक्रेडिट में जानी चाहिए, वो दो टोक अंदाज में उनके मुंह पे बयान करते हैं। ये एक बड़ा ही जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ है। उसमें वो नाम नहाद सो कॉल्ड सफारतकारी के लबे लकटे जो लहजे हैं वो भी बाज़ औक़ात बालाए ताक रख देते हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का तो इस बारे में जो मौक़िफ़ है वो दुनिया के सामने क्लियर है ना, मौक़िफ़ को इंशाल्लाह इस जनरल असम्बली के इजलास में भी, और क्योंकि पाकिस्तान अब जो नॉन मुस्तकिल मेंबरान हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, इन दिनों पाकिस्तान के पास वो एजाज़ भी हासिल है, और पाकिस्तान अपनी इस पूरी टर्म के अंदर मैं समझता हूँ इस अपने एज को या लीवरेज को भरपूर अंदाज में जो है वो इस्तेमाल करेगा और यकीनन कर रहा है। अच्छा मंसूर जाफर साहब, ये भी बताइएगा कि भारत और ईरान जैसे खित्ते के दीगर ताकतवर ममालिक जो हैं इस दिफाई शराकत दारी को कैसे देख रहे हैं? बहुत सी किस्म की चीज़ें आ रही हैं, मुबसरीन का कहना है, जैसे भी गेम चेंजर कहा है, आसमानी बिजली कहा है, तो जो फॉरेन स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या और मज़ीद रिएक्शन आने वाला है? जी, स्टेक होल्डर तो नहीं है, वो जैसे होते हैं ना, कुछ शरीक होते हैं जिनको आग शाग लगती रहती है, तो उसमें बिलखुसूस इंडिया जो है उनको कुछ ज्यादा ही धुआं निकल रहा है वहां से। और अगर आपने उनकी वो स्टेटमेंट देखी हो जो उनके दफ्तर खारजा ने जारी की है, उसमें तो उन्होंने जो अपना जिसे कहना है जो तकलीफ का बरबला इजहार किया है, और वो बनता भी है। खासतौर पे अगर आप अमेरिका की बात कर रहे हैं तो अमेरिका के जो एक नाम नहाद नुमाइंदे हैं जिनका नाम ज़ल्मे खलीलजाद है, उनके अगर आप ट्वीट्स पढ़ें तो आपको उनके पेट में जो मरोड़ उठता है उसकी भी वजह समझ आती है, क्योंकि उनको अफगानिस्तान तो अपने हाथ से जाता हुआ दिखाई दिया है, तो अब वो मशरक़ वस्ता में भी अपनी जो धाक उनके सरपरस्त अमेरिका की थी और खासतौर पे इसराइल की थी, वो भी उन्हें जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस सिक्योरिटी के नाम पे उन्होंने अरबों को जो है वो एक लॉलीपॉप दिए रखा है, अब वो लॉलीपॉप जो है उनके हाथ से गिर गया है, और वो जो 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 अरब दुनिया की जो तपती रेत है उसमें वो कहीं खो गया है। इसलिए उन्हें इस तमाम मामलात में जो है शदीद किस्म की जो है तकलीफ है, और वो इस हवाले से
जो नित नई मुशगाफियाँ और जिसे कहना चाहिए आउट ऑफ द प्रोपोर्शन, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसके रेफरेंस तलाश करने में मसरूफ है, तो वो यकीनन उनके लिए एक मसरूफियत का अमल है, वो लगे रहें। तो उसके साथ साथ जो काम हमारे पाकिस्तानी क़यादत ने सऊदी क़यादत ने मिलकर और आने वाले दिनों में करना है, यकीनन वो अपने उस होमवर्क पर मसरूफ हैं और आने वाले दिनों में मजीद सरप्राइज जो है वो इन्हीं लोगों के लिए मैसर होंगे और फिर हकीकी मानों में वो कह सकेंगे हम ना कहते थे ये गेम चेंजर है, अब तो पूरी बाजी पलट गई है, अब तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा, अब ये उस गेम के खामोश तमाशाई बन के जो है स्टेडियम के किसी कोने में बैठ के तालियां बजाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है एक्सपर्ट ऑन फॉरेन अफेयर्स मंसूर जाफर साहब, जिन्होंने बहुत कहते हैं कि वाइजली डिस्कस किया है सारी सिचुएशन को, दुनिया की पॉलिटिक्स जो है किस तरह बदल रही है, कैसे एलाइज चेंज हो रहे हैं और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो होने वाला स्ट्रेटेजिक मुआहदा है उसके ऊपर कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा रिएक्शन देखने आया भारत की जानब से, जिसने बड़ी कड़वी स्टेटमेंट पास की है। इसके साथ साथ कुछ मुबस्सिरीन का कहना है कि ये आसमानी बिजली के मुतरादिफ है और इसके साथ साथ ये दुनिया में एक गेम चेंजर की हैसियत से जो है ये सामने आ रहा है। तो देखना ये कि पाकिस्तान का जो रोल है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखता है इस पूरी दुनिया में, चाहे वो जियोग्राफिकल लोकेशन हो, चाहे वो क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट हो। तो व्यूअर्स यहाँ छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। सेहत के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान में कैंसर के इलाज के मैदान में एक नई तारीख रकम हो गई है। पंजाब में पहली बार जदीद तरीन कोएगुलेशन कैंसर ट्रीटमेंट का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से चीन से मंगवाई गई जदीद मशीनरी और चीनी माहिरीन के ताउन से ये इलाज अब मियो हॉस्पिटल लाहौर में दस्तयाब है। ये तरीका इलाज दुनिया की जदीद और महफूज तरीन तरीकों में शुमार किया जाता है, जिसमें बिजली से पैदा होने वाली हरकत के जरिए कैंसर के टिश्यू को जला दिया जाता है और ये इलाज रवायती सर्जरी के मुकाबले में ना सिर्फ कम तकलीफ दे है बल्कि मरीज जल्द सेहतयाब हो जाता है। मियो हॉस्पिटल लाहौर के माहिर डॉक्टरों और अमले की खुसूसी तरबियत पहले ही मुकम्मल की जा चुकी है, जबकि फेफड़ों और छाती के कैंसर के 2 मरीजों का कामयाब ऑपरेशन भी इसी जदीद तरीके से किया गया है। जिगर की शरियानों में रुकावट और छाती के ट्यूमर के इलाज में भी शानदार कामयाबी हासिल की गई है। डॉक्टर्स ने इस मंसूबे को कैंसर के इलाज में एक बड़ी पेशरफ्त और पाकिस्तान के मेडिकल सेक्टर के लिए संगे मील करार दे दिया गया। इसके आगाज से न सिर्फ मरीजों को जदीद और महफूज इलाज मुयसर आएगा बल्कि पाकिस्तान खित्ते में कैंसर के इलाज की नई टेक्नोलॉजी का मरकज़ भी बन सकता है। तो सारी सिचुएशन में आज हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कैंसर के हवाले से। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी ने, जो इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, कोएगुलेशन कैंसर ट्रीटमेंट को आप पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम के लिए किस तरह एक गेम चेंजर समझ लें, और ये कोएगुलेशन कैंसर ट्रीटमेंट है क्या? उसमें 2 चीज़ें ज़हन में रखने वाली हैं। हम एक छोटी सी मिसाल अगर ब्रेस्ट के कैंसर की ले लें, तो अगर किसी को ब्रेस्ट का कैंसर होता है, उसको डायग्नोसिस करने के बाद उसका ट्रीटमेंट आमतौर पे सर्जरी कंसीडर किया जाता है। जी, सर्जरी का मतलब ये हुआ कि या तो वो ब्रेस्ट रिमूव कर देंगे या एक लंबी चौड़ी सर्जरी करेंगे जिसमें एस्थेटिकली भी ठीक नहीं है और प्लस उसके अपनी एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस हैं, और फिर वो जो ज़ख़म है वो बाज़ का ठीक नहीं होता, स्कार बन जाता है। सो एक लंबा प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसमें हम करते ये हैं कि एक अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में या सीटी स्कैन की गाइडेंस में एक नीडल पास करते हैं, उसको हम प्रोब कहते हैं, वो मैं इसमें दिखाएंगे आपको। वो प्रोब जो है वो कैंसर के अंदर चली जाती है। ठीक है। वहाँ जाके को से मुराद ये होती है कि पहले उस कैंसर को हम -195 डिग्री तक कोल्ड करते हैं, फ्रॉस्ट बाइट होता है। जितने कैंसर के सेल्स हैं उस ठंडी जगह से, ठंडे टेम्परेचर से उनकी डेथ हो जाती है। फिर वो 0 पे जाते हैं हम, उसके बाद उसी को हम +84 डिग्रीज तक ले जाते हैं। फिर वो कैंसर के वो सेल जो बच जाते हैं फिर उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद ये तकरीबन 1 घंटे का प्रोसेस है। पेशेंट को पता भी नहीं चलता, कोई सुराख नहीं होता, कोई स्कार नहीं लगाना पड़ता, कोई स्टिच नहीं लगाते, कोई टांका नहीं लगाते। इसीलिए ये सेफ़ है,
इसीलिए इफेक्टिव है। अच्छा, कैंसर की डेथ हो जाती है, कैंसर के सेल्स की डेथ हो जाती है, टेम्परेचर ज्यादा करने से, फ्रॉस्ट के ऊपर लेके जाने से कैंसर की डेथ होती है, और जो रह जाते हैं सेल्स उनको अलग टेम्परेचर से ट्रीट करके उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो वो जो प्रोसीजर है केमोथेरेपी का, वो जो प्रोसीजर है कि बार बार सेल्स को जलाना, या वो प्रोसीजर नहीं होता? अक्सर इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आपने जो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की जो बेस थी जिसकी वजह से वो करनी थी, जब वो बेस ही ख़त्म कर दी तो फिर आमतौर पर ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम इन पेशेंट्स को मॉनिटर करते रहते हैं, हमारा ऑन्कोलॉजी से, कार्डियोलॉजी से, एनेस्थीसिया से रब्ता रहता है, ताकि हम पेशेंट को मॉनिटर करते रहें, अगर कहीं और सिम्टम अपीयर हो तो उसको ट्रीट किया जा सके। ये नहीं कि हम उसको फ़ौरन घर भेज देंगे, वो हमारे पेशेंट तो अगले दिन घर चला जाता है, लेकिन हमारे से इन कॉन्टैक्ट रहता है, हम उसको चेक करते रहते हैं कि कहीं किसी और जगह पे या कोई और असरात ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी बताया कि एक बहुत इजी ये प्रोसीजर बताया, क्योंकि कैंसर जब दिमाग में आता है तो ऑटोमेटिकली बहुत ही चीज़ें आ जाती हैं। पहले उसकी बायोप्सी होगी, फिर उसकी सर्जरी होगी, फिर कीमो लगेगी, फिर कीमो की डेट्स आती हैं, फिर कीमो के बाद भी आपके फॉलोअप्स हो रहे होते हैं। मगर आपने कहा कि इधर पेशेंट फ़ौरन चला जाता है घर पे, तो प्रोसीजर ये कितनी देर का होता है, और कौन कौन से जो जहाँ कैंसर है जिस्म के कौन कौन से हिस्से जो है वो ट्रीट हो रहे हैं? अच्छा, पहली बात ये ईजी तो इस सेंस में नहीं कि बेसिकली टेक्निकल है। इसमें जब तक आपकी स्पेशलाइजेशन अल्ट्रासाउंड में ना हो, और जब तक आपकी स्पेशलाइजेशन सीटी स्कैन को ऑपरेट करने में ना हो, आप ये नहीं कर सकते। इट नीड्स सर्टेन स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। अच्छा, उसके बाद होता है कि ये तकरीबन प्रोसीजर 1 घंटे से इर्द गिर्द है, 10 मिनट कम 10 मिनट ज़्यादा, 1 और सवा घंटे के दौरान ये पेशेंट चला जाता है। और दूसरी बात है कि जब हम कोल्ड कर रहे होते हैं, यानी फ्रॉस्ट बाइट कर रहे होते हैं, और जब हीट कर रहे होते हैं, दोनों सूरतों में पेशेंट को पता नहीं चलता। पेशेंट को पता नहीं, हमारी मशीन शो कर रही होती है कि कैंसर के सेल्स को हमने इतना डाउन टेम्परेचर कर दिया है, इतना अप टेम्परेचर कर दिया है। पेशेंट को ना ठंड फील होती है, ना पेशेंट को गर्मी लगती है, या उसको ना कोई चीज़ जलती है उसकी। अच्छा। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। पेशेंट हमारे साथ बात कर रहे होते हैं, या हम उनको एनेस्थीसिया के, उसको हम कहते हैं मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया, उसको हम थोड़ा सा सुला देते हैं या सेडेट कर देते हैं, ताकि उनको ये फील हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन पेशेंट को पेन ना होने के बराबर होती है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से जो कैंसर्स हैं वो ट्रीट हो रहे हैं, किस किस जगह के कैंसर्स ट्रीट हो रहे हैं? हमने जी अभी तक 5 पेशेंट्स किए हैं। ठीक है। उनमें से 2-3 पेशेंट्स जो थे वो 2 ब्रेस्ट के हैं, 1 लंग के हैं, फेफड़ों का कैंसर था उनका, और एक जो है वो जिगर का कैंसर था। ये सारे वो कैंसर हैं जो लिवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और लंग के कैंसर जी हमारे पास अब हम जो करने जा रहे हैं, हमारे पास लिस्ट में जो किडनी के कैंसर्स हैं और बाकी जो कैंसर है, प्रोस्टेट का कैंसर है, बाकी भी कैंसर है, वो भी इसमें शामिल है। लेकिन फ़िलहाल चूँकि हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर मेयो में जो रेशो है वो ब्रेस्ट की सबसे ज़्यादा है, फिर लिवर की सबसे ज़्यादा, और उसके बाद फिर लंग के कैंसर के पेशेंट्स बहुत हैं, तो फिर हम जो प्रेवलेंट है, जो ज़्यादा कैंसर हमारे पास आते हैं, पहले उनको ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा। वो सारे सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये मुझे बताएगा कि हम इससे भी बात करते हैं, सर्वाइकल कैंसर के भी पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन आजकल चीज़ बनी हुई है, इसकी वैक्सीनेशंस भी आई हुई हैं। कोई आपके पास कभी आए हैं सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स इन दौरान? सर्वाइकल कैंसर में जो सबसे ज़्यादा चीज़ लोगों को बताने वाली है, हम लोग सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोज करते हैं हमारे पास सबसे पहले, या गायनेकोलॉजिस्ट के पास हमारे पास ही आते हैं मरीज़। हम पेशेंट्स का अल्ट्रासाउंड करते हैं, हम पेशेंट का सीटी स्कैन करते हैं, पेशेंट का एमआरआई करते हैं, क्योंकि इसके बगैर वो डायग्नोज नहीं होगा, या बायोप्सी से होगा या इनसे होगा। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है, उनका कैंसर ऑलरेडी फैल चुका होता है, यानी वो उस स्टेज पे पहुंच जाता है जिसको हम ट्रीट नहीं कर सकते। यानी उसको इससे पहले कि पेशेंट को एक किसी ख़ास जगह पे सर्विक्स के अंदर कैंसर हो, वो डायग्नोज हो जाए और वहीं पे ट्रीट हो जाए। अगर ट्रीटमेंट होता भी है तो उसका प्रोसीजर बहुत लंबा होता है, क्योंकि वो बॉडी में फैल चुका होता है। इसलिए इसको मोजी इसलिए कहते हैं, ये इसका पता नहीं चलता। अच्छा, थोड़ी सी ये बताएगा, ये कोलैबोरेशन जो आप लोगों की है कैंसर ट्रीटमेंट, इसकी तरबियत कहाँ से हो रही है, ट्रेनिंग कैसे हो रही है, और बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कैंसर के हॉस्पिटल्स भी हैं जो कि ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वो कैसे ये तरबियत हासिल कर सकते हैं? जी, उसमें 2 चीज़ें। एक तो मैं खुद चाइना गया था, मैं खुद ट्रेनिंग लेके आया था वहाँ से। अब हमारे जितने मेरे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हमारे बाकी जो लोग हैं, हम अब उनको ट्रेन कर रहे हैं। मेरे साथ जो केस कराए मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर साहब, उन्होंने भी कराए हैं, हम अपने बाकी लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। बाकी कल जो मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा आई थी, तो उन्होंने एक मशीन जो है वो रावलपिंडी के लिए और एक मुल्तान के लिए ऑलरेडी सेंक्शन कर दी है। तो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे पास मेयो में आएंगे, हम उनको ट्रेन करके भेजेंगे, ताकि यही जो सारा प्रोसीजर है वो उस साइड पे जो मुल्तान वाला एरिया है, जनूबी पंजाब का, और रावलपिंडी वाला एरिया, वहाँ पे भी हो सके।
तो आपने से बताया कि कोलैबोरेशन जो कैंसर है ये पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी आई है, क्या ये इर्द गिर्द बाकी ममालिक के पास एक टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है? नहीं जी, अभी तक किसी पहली बात पाकिस्तान के किसी प्राइवेट, सरकारी या किसी और इदारे के पास फ़िलहाल ये टेक्नोलॉजी नहीं है। इसके अलावा इंडिया, बाकी सार के ममालिक इर्द गिर्द साउथ ईस्ट एशिया में किसी भी मुल्क में अभी तक ये टेक्नोलॉजी नहीं है। चाइना में ये तकरीबन 200 हॉस्पिटल्स के अंदर ये प्रोसीजर्स हो रहे हैं और 20,000 से ज़्यादा प्रोसीजर्स हो चुके हैं, लेकिन ये अभी चूँकि लेटेस्ट है इसलिए पाकिस्तान चाइना से बाहर अभी नहीं है। सिर्फ अमेरिका में भी 1-2 सेंटर्स हैं और कम है सेंटर्स, और बाकी दुनिया के ममालिक में गिने चुने सेंटर्स हैं इसके अभी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आपके नज़दीक पाकिस्तान में कैंसर के इलाज के हवाले से जो है अगला बड़ा कदम क्या होगा? क्योंकि इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट और इस तरह की टेक्नोलॉजी आने से लोगों को और आवाम को बहुत जो परेशानियां हैं उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा कदम होना चाहिए वो अवेयरनेस है कि वो लोगों को पता हो कि वो क्या करें कि कैंसर ना हो, नंबर 1। नंबर 2, उनको ये हम अवेयर कराएं कि आपको सबसे जल्दी पता चल जाए ताकि उसका इलाज जल्दी हो सके। जितना जल्दी हम उसको पकड़ लेंगे उतना आसान इलाज है और इतना परफेक्ट इलाज है। जितना फैल जाता है उतना मुश्किल, महंगा और तकलीफदेह इलाज हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये जैसे टेक्नोलॉजी है तो अगर हम थोड़े से इसके ऊपर बात करें कि कितना अखराजात आ सकते हैं, कितना खर्चा होता है? अगर आपने फॉर इंस्टेंस अगर ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर हम बात करते हैं तो जो ब्रेस्ट कैंसर बाहर ट्रीट में होता है लाखों में, तो क्या इसमें क्या शरह कम है कि ये भी उसी मुताबिक है? नहीं, इसमें जो एक हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो 15 से 16 लाख है। ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कल मैडम चीफ मिनिस्टर ने हमें यही कहा कि अगर आपके पास, हमारे पास तकरीबन 200 से ज़्यादा पेशेंट्स का सामान मौजूद है जो हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई, हमने सेक्रेटरी साहब को भी बताया उन्होंने कि जनाब आप जब ये ख़त्म होने लगे तो आप हमें बताएं, हम आपको मज़ीद ये मंगवा देंगे। और इसमें अच्छा बाकी की कॉस्ट की बात, कॉस्ट मैंने आपको बताई कि तकरीबन कोई 15 से 16 लाख है, लेकिन ये एक दफ़ा लगती है। अगर आप ब्रेस्ट कैंसर को ले लें या लंग के कैंसर को ले लें तो पहले उनको जब ट्रीटमेंट करते हैं तो सर्जरी की कॉस्ट है, एनेस्थीसिया की कॉस्ट है, थिएटर की कॉस्ट है, हॉस्पिटल स्टे की कॉस्ट है, रूम के स्टे की कॉस्ट है, कमरों की कॉस्ट है, फिजियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, तमाम की कॉस्ट है। अगर और ये फैली होती है सालों पे। अगर आप इसको देखें तो ये एक दिन में पेशेंट हम आज ट्रीट किया है, शाम को 1 घंटे बाद हमने उसको वार्ड में भेजना है, अगले दिन हमने उसका चेक करना है, मुआयना करना है, उसको घर भेज देना है। तो ये एक दफ़ा है। पोस्ट चेकअप्स होते रहेंगे। 1 महीने बाद दोबारा बुलाएंगे, सारा चेकअप करेंगे, 6 महीने बाद दोबारा बुलाएंगे, सारा चेकअप करेंगे। लेकिन एक दफ़ा उसको अब ये दूसरे सोचें कि वो पेशेंट जो आज जो ट्रीट हुआ है वो 1 हफ्ते बाद अपने काम पे चला जाएगा, और जो कैंसर का ट्रीटमेंट जिसकी सर्जरी होगी वो तो किसी और काम के काबिल ही नहीं रहते। तो इसलिए ओवरऑल कॉस्ट मेरे ख्याल में ये बहुत बेहतर है। हमारे जितने हमारे इर्द गिर्द जितने कैंसर हॉस्पिटल्स हैं जो प्राइवेट में मुख्तलिफ नाम के हॉस्पिटल्स हैं, मेरे ख्याल उनकी पर पेशेंट कॉस्ट अगर निकाली जाए तो इससे ज़्यादा निकलेगी। ठीक है, टोटल कॉस्ट आएगी। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और टेक्नोलॉजी वाइज भी सबसे ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी बात मुझे बताइएगा कि आप आप डील भी कर रहे हैं पाकिस्तान में, अब कैंसर की शरह कितनी ज़्यादा होगी? जैसे अभी तक हम पोलियो को एरेडिकेट नहीं कर पा रहे, पोलियो अभी भी एग्जिस्ट करती है, सर्वाइकल कैंसर एकदम से वापस लोगों में आ रहा है, रिपोर्ट भी हो रहा है जिसकी वैक्सीनेशन भी आई है। पाकिस्तान में कैंसर पेशेंट्स जो हैं वो अभी कितनी उनकी रेशो है? पाकिस्तान में कैंसर जो है वो अब समझें कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि कैंसर के बेशुमार पेशेंट जो वो अंडर रिपोर्टेड हैं, वो रिपोर्ट ही नहीं करते। वो अपने घरेलू जो करीबी डॉक्टर्स हैं, हकीम साहिबान हैं, होम्योपैथी के हमारे कोलीग्स हैं, उनके पास चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। सो पाकिस्तान में कैंसर की शरह अच्छी खासी ज़्यादा है, लेकिन हमें पूरी फिगर्स नहीं मिलते, चूँकि पेशेंट उससे पहले जहाँ वो चले जाते हैं या इस स्टेज पे पहुँच जाते हैं कि वो ट्रीटेबल नहीं रहते। तो कैंसर की शरह काफ़ी है यहाँ पे। अच्छा, ये जो आपकी ये जो कोलैबोरेशन सेंटर है, ये भी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज कैंसर को ट्रीट कर रहा है, या कि एक स्पेसिफिक स्टेज के ऊपर ही ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है? ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा है। हमारी कोशिश ये होगी, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ़ पेशेंट्स का सामान है, कि जो स्टेज 1 के कैंसर है जिनकी एक गिल्टी है, अगर उसको ट्रीट कर दिया जाए तो फैलेगा नहीं। अगर कैंसर फैल चुका है खुदा न खास्ता, अगर हम 1 या 2 जो गिल्टियाँ को ट्रीट भी कर देंगे तो सारे जिस्म को तो हम ट्रीट नहीं कर सकते। तो हमारी कोशिश ये होगी, जो गाइडलाइंस वो भी यही कहती हैं कि आप ऐसे पेशेंट्स को जो स्टेज 1 में है, जिनकी डायग्नोस हो गया कि
कैंसर है, लेकिन अभी वो फैला नहीं, उसको अगर यहीं ट्रीट कर देंगे तो वो सारा आगे जो फैलने का अमल था वो रुक जाएगा वहीं पे। सो हमारी प्रेफरेंस ये होगी कि हम फर्स्ट स्टेज के कैंसर को ट्रीट करें, लेकिन हम कर सकते हैं कि शायद उसका उतना ज़्यादा फ़ायदा ना हो जितना ग्रेड 1 के पेशेंट्स को होगा। तो आप जो स्टेज 3 और स्टेज 4 को आप नहीं ले रहे फिलहाल? हम ये उनकी स्क्रूटनी करते हैं, उनको पहले चेक करते हैं, क्योंकि हम एक डिपार्टमेंट ये सारा काम नहीं करता। ये बेसिकली टीम एफर्ट है जिसमें हमारे सर्जरी के लोग हैं, हमारे एनेस्थीसिया के लोग हैं, कार्डियोलॉजी के लोग हैं और ऑन्कोलॉजी के लोग हैं। एक टीम एफर्ट है। हम सारे एक एमडीटी करते हैं, पेशेंट के बारे में डायग्नोस करते हैं कि इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। अगर सर्जन के पास जाना है तो उनके पास चला जाता है, ऑन्कोलॉजी में जाना है तो उनके पास चला जाता है, हमने ट्रीट करना है तो हमारे पास आता है। पूरा एक प्रोसेस है जिसमें से पेशेंट गुजरता है, उसके बाद उसका फैसला होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये उन लोग, ये भी अवेयरनेस है ना कि आप चाहते हैं कि वो लोग आएँ जिनके पास 1 या 2 स्टेज है, ज़्यादा इससे ज़्यादा ना आए, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रीटमेंट में इशू है। अच्छा, तो पाकिस्तान में जिस तरह ये टेक्नोलॉजी अगर वर्सेटाइल होती है, आगे फैलती है, तो कितना फ़ायदा हो सकता है लोगों को, और कौन कौन से जो हॉस्पिटल्स हैं, बिकॉज अब तो कैंसर के बहुत से हॉस्पिटल्स ही बन गए हैं, प्राइवेट लेवल के भी हॉस्पिटल्स बन गए हैं, उस तक टेक्नोलॉजी कैसे जा सकती है? बेसिकली तो ये टेक्नोलॉजी तो बाय करनी पड़ेगी, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा। ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल अगर चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि काफ़ी ज़्यादा $2 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है। $2 मिलियन जी प्रोजेक्ट है। अभी हमारे जो 2 हॉस्पिटल्स हैं, मैडम ने कहा जी, एक जैसे मैंने आपको बताया कि एक मुल्तान में और एक पिंडी में, और फिर जो कैंसर हॉस्पिटल नवाज शरीफ बन रहा है उसके अंदर भी 2 मशीन उन्होंने इंस्टॉल करनी है। सो इस इलाके में पंजाब की हद तक तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमारे पास रिसोर्सेज आ जाएंगे जो हम पंजाब पूरे लाहौर में से मियो हॉस्पिटल के पास जी, फिलहाल सर मियो हॉस्पिटल जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब, जो हमें अवेयरनेस दे रहे थे कि कैंसर की ट्रीटमेंट जो अब एक नई टेक्नोलॉजी से हो रही है, और वो टेक्नोलॉजी है कोलैबोरेशन कैंसर ट्रीटमेंट, जो कि मियो हॉस्पिटल में टेक्नोलॉजी दस्तयाब है। इससे 1 घंटे में जो है कैंसर का पेशेंट जो है वापस सेहतयाब होकर घर चला जा सकता है, और इस तरह जो लोग ज़्यादा स्टेज 4 या स्टेज 3 में नहीं हैं वो इस हॉस्पिटल में जाके अपना मुआयना भी करा सकते हैं और रुजू भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान के लिए एक बहुत कहते हैं कि ये खुशाइंद बात है कि जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ी है उस तरह ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं जो कि लोगों के लिए एक आसानी पैदा कर सकें। और अगर हेल्थ सेक्टर में आसानी होती है तो वाकई कहते हैं कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए आसानी है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। नमक एक ऐसा जुज़ है जो हर खाने का लाजमी हिस्सा है, चाहे सब्जी हो, गोश्त हो या कोई भी डिश हो। नमक के बगैर जो है ना जायका अधूरा लगता है। आमतौर पर हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाला नमक सबसे सस्ता समझा जाता है, जिसका एक पैकेट 20 से 50 रुपये बआसानी से मिल जाता है। लेकिन आपको ये जानने में वाकई हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा नमक भी मौजूद है जिसकी 1 किलोग्राम कीमत आपके होश उड़ा देगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरियन सॉल्ट की, जो दुनिया का महंगा तरीन नमक माना जाता है। इस मुनफरिद नमक की तैयारी का अमल नहायत दिलचस्प है। सबसे पहले समुद्री नमक को बांस की लंबी लाठियों में भरा जाता है, फिर मिट्टी से ढांपकर भट्टी में रखा जाता है। ये अमल सिर्फ 1 बार नहीं बल्कि 9 बार किया जाता है, और हर मरतबा दर्जा हरारत 800 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया जाता है। ज़्यादा गर्मी की वजह से ये नमक पिघल कर माया बन जाता है और फिर ठंडा होकर दोबारा सख्त हो जाता है। इस पूरे अमल में तकरीबन 50 दिन लगते हैं। माहिरीन के मुताबिक इतनी बड़ी कहते हैं ना कि बार भूनने के बाद भी इस नमक को कुछ नहीं होता, और मादनियात और दवाइयों जैसी जो खासियत होती है वो रह जाती है जो आम समुद्री नमक में नहीं पाई जाती। इनमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम शामिल है जो इंसानी सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। और अब ज़रा कीमत पर गौर कीजिए तो भारत में इस नमक की कीमत 30,000 रुपये फी किलोग्राम है, जबकि बैनुल-अक़वामी सतह पर 1 किलोग्राम नमक की कीमत $347 यानी पाकिस्तानी तकरीबन 1 लाख रुपए है से ज़्यादा जो है फ़रोख्त होता है। यूँ तो नमक दुनिया की सबसे आम और सस्ती चीज़ है, लेकिन कोरियन बांस सॉल्ट इस हकीकत को यकसर बदल देता है कि नमक सिर्फ नमक नहीं है बल्कि एक कीमती ख़जाना भी साबित हो सकता है। तो व्यूअर्स, नमक की जो इम्पोर्टेंस है उसको तो कहते हैं ना कि हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो जायके में भी अच्छा लगता है, और अगर जो लोग जो है लो ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं तो नमक जो है एक इम्पॉर्टेंट जुज़ है जिनको रखना चाहिए। और
पी थोड़ा सा कहते ना कि उसको चख लेना चाहिए ताकि उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रह सके। तो पाकिस्तान में जो नमक है वो भी बहुत वाफर मिकदार में पाया जाता है। लोग इतना नमक खाते हैं, बल्कि नमक खाते नहीं बल्कि लोग नमक छिड़कते भी हैं दूसरों की बातों पे उनको जलाने के लिए। तो व्यूज़ वो भी एक बहुत बड़ी एक कहते ना कि इसकी इम्पोर्टेंस है। तो अक्सर लोग ये होता है कि कभी कभार नमक की तो बहुत सी किस्म के फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं और डिफरेंट चीज़ों से कहते हैं ना कि उसको जोड़ा भी जाता है। अगर आपने देखा होगा बरसात के मौसम में अगर हमारे गैरेज में बहुत से अजीब से इंसेक्ट्स आ जाते हैं, गंडोए आ जाते हैं, तो हम उस पर भी नमक डाल देते हैं ताकि वो अपना रास्ता अलग कर लें। तो नमक की बड़ी अफादियत है। खाने के साथ साथ हम बहुत सी कहते हैं ना कि चीज़ों में इसको डालते भी हैं और लोगों को जलाने का भी काम आता है नमक। तो ये तो एक लाइटर नोट पर हमने आज शो का इख्तिताम किया है। आपको हमारा शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए पॉजिटिविटी लाता है। हमारे सोशल पेजेस पे जाइए और हमारी वीडियोस को कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। मिलेंगे अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।